Hello students, welcome to my YouTube channel Study the Life. I am यशस्वी मिश्रा. Students, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस में चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल. इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है. इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने देखा हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं. सेकेंड लेक्चर हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि न्यूट्रिशन जो होता है वो अमीबा में किस तरीके से होता है. इस लेक्चर में हमें देखना है जो न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन में कैसे होता है. न्यूट्रिशन के जो बेसिकली 5 प्रोसेस है कि जिन 5 प्रोसेस से होकर न्यूट्रिशन डन होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा इंजेस्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन एंड इंजेस्शन. इन सारे टर्म के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हमें ये देखना है जो ह्यूमन में डाइजेशन होता है या डाइजेशन होता है वो किस किस पार्ट से होकर गुजरता है बॉडी के, और डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं बॉडी में, कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो उसमें हेल्प करते हैं. तो इंजेस्शन का तो बिल्कुल सिंपल सा था कि हम माउथ से फूड को इंजेस्ट करते हैं. ठीक है, फूड को हम डायरेक्ट माउथ से इंजेस्ट करते हैं. उसके बाद जो सबसे मेन और सबसे लेंदी प्रोसेस है वो है डाइजेशन का. ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. जैसे देखिए, आई है हमारे पास, हैंड है, नोज है या फिर किडनी है. इन सब का डाइजेशन में क्या रोल है, क्या ये डाइजेशन का पार्ट है भी या नहीं है, तो इन सब के बारे में हमें जानना है. सबसे पहले डाइजेशन के बारे में आप समझिए कि जो कुछ भी फूड हम यहाँ से खाते हैं वो पूरा हमारे माउथ से होता हुआ फिर ये फूड पाइप में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है. स्टमक के बाद उसके पीछे ये जो आपको एक कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्मॉल इंस्टाइन, इस पे जाता है. स्मॉल इंस्टाइन से जाने के बाद इस तरीके से होते हुए ये लार्ज इंस्टाइन में जाता है. देन आफ्टर लार्ज इंस्टाइन में जाने के बाद ये रेक्टम में जाता है और रेक्टम के बाद ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है. तो ये पूरा पाथ है. जो कुछ भी फूड हम खाते हैं हर फूड को पूरे इस पाथ से होकर के गुजरना होता है. अगर इस पूरे पाथ को मैं थोड़ा सा और लार्ज करूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, तो इधर आप देखिए, ये है माउथ जहां से फूड हमने लिया, ये है हमारा फूड पाइप, ये स्टमक है. आप देख पा रहे होंगे कि स्टमक से जुड़ी हुई है ये स्मॉल इंस्टाइन. यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है क्या, स्मॉल इंस्टाइन. स्मॉल इंस्टाइन फिर किससे जुड़ा है, ये लार्ज इंस्टाइन से. और फिर ऐसे होते हुए पूरा फूड हमारा ये बात पूरा कवर करता है. तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नियरली 9 मीटर ये पाथ होता है. कोई भी फूड जो हम खाते हैं वो 9 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है. हो सकता है आपको 9 मीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस ना लग रही हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप अपने जैसे 2 मंजिल मकान पे खड़े हो ऊपर, उतना लंबा हो जाता है 9 मीटर. तो ये काफी लंबा डिस्टेंस है जो हम जिस भी फूड को खाते हैं वो इस डिस्टेंस को कवर करता है. ठीक है, ओके. तो ये हमने देखा कि इसकी पूरी लेंथ क्या होती है, 9 मीटर होती है. अब हम आपको बता दें कि ये जो हमारी स्मॉल इंस्टाइन होती है ये बहुत ही ज्यादा पतली होती है. ये बहुत ज्यादा पतली होती है और इसकी अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो नियरली 6 मीटर लॉन्ग सिर्फ ये हमारी स्मॉल इंस्टाइन ही होती है. तभी आप देख पा रहे होंगे कितना ये कॉइल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मुड़ मुड़ के एक दूसरे के साथ चिपक के रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्टेंस है. आपके स्टमक को इतने लंबे डिस्टेंस को मोड़ मोड़ के रखना पड़ता है. ठीक है, ये जो हमारी लार्ज स्टाइन है नियरली 1.5 मीटर लंबी ये होती है. तो
9 मीटर में 6 मीटर स्मॉल इंस्टाइन, 1.5 मीटर लार्ज इंस्टाइन, और बाकी का बचा हुआ आपका 1.5 क्या है, उसमें आपका बाकी ये फूड पाइप जिसे ऑसोफोगस भी बोलते हैं, ये फूड पाइप है, स्टमक है, एनस है, रेक्टम है, इन सब की लेंथ आ जाती है। इतना क्लियर है? तो हमारा फूड कितना डिस्टेंस कवर करता है? नियरली 9 मीटर। ओके। ओके। तो अब हम इसके बाद सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनल ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारी फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा ऑसोफोगस। ये जो हमारा पाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? हमारा ऑसोफोगस, जिसे हम नॉर्मली फूड पाइप भी बोलते हैं। ओके। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे हमारा हो गया स्टमक, क्योंकि फूड हमारा यहीं पर जाके कलेक्ट होता है, डाइजेस्ट भी होता है कुछ यहाँ पर। एंड हमारा हो गया स्मॉल इंस्टाइन जहाँ पर फूड जाता है। फोर्थ नंबर पे वो जाता है लार्ज इंस्टाइन में। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे फूड हमारा जाता है किसमें? रेक्टम में। एंड सिक्स नंबर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। तो ये था पूरा लेंथ जहां जहां फूड हमारा जाता है, जिस जिस पाथ से होकर के फूड हमारा गुजरता है। ठीक है। तो हमने देखा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनल हमारे काम आ रहे थे। माउथ, फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंस्टाइन, फिर लार्ज इंस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम एंड एनस। तो ये सारे हमारे ऑर्गन है बॉडी में जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जैसे आंखें हैं, आंखों का तो कोई काम नहीं डाइजेशन में, तो जिन्हें जिनका जिनका डाइजेशन में काम है हमने सिर्फ उनका ही ब्लॉक डायग्राम बनाया है। अब डाइजेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम कुछ और चीजों के बारे में भी समझते हैं, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। अच्छा, कभी कभी आपने सोचा कि हम गेंद को छत से फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज अप से डाउन गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से। तो ह्यूमन भी खाना खाते हैं, तो फूड हमारा यहाँ से यहाँ कैसे जाता होगा? ग्रेविटी के थ्रू। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। फूड हमारा ग्रेविटी के थ्रू बॉडी के नीचे नहीं आता। आप सोचिए कि अगर फूड ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होता तो जो लोग खाना खा के सो जाते हैं या फिर वो सोते सोते ही खाना खाते हैं, मान लीजिए आपने खाना खाया और आप तुरंत सो गए, तो आपका फूड तो यहीं रह जाएगा, क्योंकि आप लेट गए तो ग्रेविटी से वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी से तो तभी जाएगा ना जब आप खड़े रहे बिल्कुल। तो ये बात तो बिल्कुल फिक्स है कि ग्रेविटी के थ्रू फूड हमारा मूव नहीं करता। तो वो किस तरीके से मूव करता है, उसके मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम में समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में फूड पाइप से लेकर के, चाहे वो स्टमक में जा रहा हो, चाहे स्मॉल इंस्टाइन में, चाहे लार्ज इंस्टाइन में, फूड ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि एक स्पेशल काइंड की मूवमेंट के थ्रू नीचे जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट ऐसा होता है कि ये देखिए आपका ये फूड पाइप है, जब फूड यहाँ है तो देखिए ये थोड़ा सा फूल सा गया है। अब जब फूड इससे नीचे आ गया तो ये क्या हुआ? बिल्कुल सिकुड़ सा गया। अब फूड और नीचे आ गया तो ये पोर्शन भी देखिए सिकुड़ गया। तो फूड ऐसा हमारे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के जैसे फूड चलता है। आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं किस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है।
आपने फूड खाया, फूड को आप अच्छे से पहले च्युइंग कर रहे हैं। च्युइंग करने से क्या हुआ, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड था देखिए, वो छोटे-छोटे बाइट्स में टूट गया है। इसके बाद देखिए, ये आपका एक पाइप जैसा दिख रहा है। आपका चबाया हुआ फूड क्या हो रहा है, टंग के थ्रू आपके मुंह के अंदर जा रहा है, पाइप के अंदर जा रहा है। ये है हमारा फूड पाइप या ऑसोफोगस, जो भी आप बोलिए। फिर यहाँ पर आप मूवमेंट को बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा, किस तरीके से देखिए फूड आ रहा है, तो ऐसे फूल रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है, और इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये देखिए, आप ध्यान दे पा रहे हैं कैसे वेब जैसा चल रहा है, और इसी के थ्रू फूड हमारा पूरे बॉडी में चलता है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखिए, तो जो ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते थे उनके सिवा ये कोई ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू बॉडी में फूड नहीं जा रहा होता, तो आपको खाना खा के हमेशा बिल्कुल सीधे खड़े होना पड़ता कि फूड नीचे जाए। अगर सो गए तो फूड गले में ही रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी में, जो कि कोई ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत हेल्प करती है डाइजेशन पे। अगर ये ना हो तो डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर ना होता तो ग्रेविटी की पे डिपेंडेंट होते, और ग्रेविटी का मतलब आपको हमेशा खड़े रहना पड़ता, अदरवाइज आपका डाइजेशन नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसी तरह स्पिंचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको समझाती हूँ कि स्पिंचर क्या होता है। स्पिंचर को आप बस ये समझ के चलिए कि जैसे आपके बॉडी में बॉटल में ढक्कन लगा हुआ है, चूड़ी जैसा कसा हुआ है ना, बस आप वैसा ही कोई स्ट्रक्चर समझ के चलिए। आइए बताते हैं उसका काम क्या है। अच्छा ठीक है, मान लिया ग्रेविटी के थ्रू नहीं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू बॉडी में फूड पूरा इस तरीके से जाता है। ओके, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि बॉडी को कहीं रोक टोक ना हो, बॉडी में कहीं भी किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो फूड हमने खाया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते 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 यहाँ आया, फिर ये स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंस्टाइन में, स्मॉल इंस्टाइन से फिर सीधा लार्ज इंस्टाइन में और बॉडी के बाहर। तो मतलब इससे क्या होता कि आप जहां जहां जाते वहां वहां गंदगी फैलाते रहते, क्योंकि आपका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता। आपकी बॉडी में कहीं लॉक नहीं लगा हुआ है कि चीजों को वो संभाल के रखे। जब आपको वॉशरूम लगता, आप कहीं भी मार्केट में जा रहे, रास्ते में जा रहे, आप वहां पर वॉशरूम करते चलते। पर ये तो गलत हो जाता ना, मतलब हर जगह गंदगी हो जाती। और गंदगी के साथ साथ आपने फूड क्यों खाया है, न्यूट्रिएंट के लिए ना। न्यूट्रिएंट कम मिलेगा जब फूड थोड़ी देर तक यहाँ स्टमक में रहेगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, वहां डाइजेस्ट होने को उसको टाइम मिलेगा, तब तो न्यूट्रिएंट ले पाएंगे। तो ये स्पिंचर कुछ और नहीं बल्कि हमारे जितनी भी ये पूरा पाइप है, इसमें जगह जगह आप समझ सकते हैं कि जैसे बॉटल में ढक्कन लगा होता है ना, एक चूड़ी जैसा होता है, यहाँ भी लगा होता है, यहाँ भी लगा होता है, यहाँ भी लगा होता है, तो बॉडी में कई जगह ऐसे लगे होते हैं। तो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक साथ अगर बोला जाए तो एलिमेंट्री कैनाल। इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कई जगह स्पिंचर लगे हुए हैं, जो कि टाइम टू टाइम ही ओपन होते हैं। टाइम का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि रात 10 बजे, रात 12 बजे इनका टाइम फिक्स है, नहीं। जब मान लीजिए यहाँ पर फूड आप खा रहे, फिर यहाँ फूड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाता है और फूड हमारा स्टमक में चला जाता है। इसी तरह की 5 to 6 आवर जब फूड हमारा स्टमक में रह लेता है, नॉर्मली वैसे 4 to 5 आवर ही है, रह लेता है, तो उसमें डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद जब फोर्स लगता है, तब जाके ये स्पिंचर ओपन होता है और फूड हमारा स्मॉल इंस्टाइन में जाता है। इसी तरह स्मॉल इंस्टाइन में जब जाता है, तो फिर यहाँ पर स्पिंचर लगा होता है, फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है और फोर्स लगता है, तब जाके ये ओपन होता है। और फिर इसी तरह यहाँ भी लगा होता है, रेक्टम में भी, यहाँ पर आपके एनएस में भी, यहाँ पर ऐसे लगा है, जिससे कि जब बहुत प्रेशर पड़ता है बॉडी के अंदर से और आप जब वॉशरूम में जाते हैं, तभी ये ओपन होता है। ठीक है, तो आप इसका समझ सकते हैं कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है इस चीज का भी डाइजेशन में।
यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स थे जो कि डायरेक्ट हेल्प कर रहे थे और कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं, पर इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो थर्ड है, कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो डाइजेशन में बहुत मेजर हेल्प करती हैं। इनके बिना भी डाइजेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये कुछ एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम को बनाते हैं अपने अंदर और बॉडी में जहां जरूरत होती है वहां भेजते हैं। कहाँ जरूरत होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ ग्लैंड्स जैसे ये हैं। सबसे पहले हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड होती हैं। सलेवरी ग्लैंड क्या होती है? आपको अपने मुंह में हमेशा एक लिक्विड सा नजर आता होगा। मतलब आपको फील भी कर रहे होंगे, अगर आप बोल रहे हैं तो गीला गीला सा मुंह हो जाता है। और या फिर कुछ खाने की बात आती है जिसको आप पहले खा चुके तो मुंह में पानी भी आ जाता है, जो अच्छा होता है वो इसी सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में सिर्फ वाटर होता है और बहुत सारी केमिकल्स होते हैं। इस केमिकल का काम क्या होता है कि जैसे ही आपने फूड को माउथ में लिया, आप जब उसे च्युइंग करती हैं तो फूड में जितना भी स्टार्च होता है उस स्टार्च को ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके स्टार्च का जो डाइजेशन है वो यही मुंह में हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि खाने को बहुत अच्छे से च्युइंग करके खाना चाहिए, जिससे स्टार्च अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके। आप अगर नहीं करेंगे तो स्टार्च को यही ब्रेक डाउन होना था, वो आगे किसी काम नहीं आएगा। ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, कुछ जूसेस सीक्रेट करती है और जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये है लीवर। लीवर ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर में भी कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि कहाँ पर सेफ होते हैं, गाल ब्लैडर में। ये बनते तो यहाँ पर है पर सेफ कहाँ होते हैं, गाल ब्लैडर में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जूस लीवर से बनकर पहले गाल ब्लैडर में आता है, फिर गाल ब्लैडर के थ्रू ये जाता है स्मॉल इंस्टाइन में। ये स्मॉल इंस्टाइन में जाता है और ये स्टमक के ठीक पीछे एक स्ट्रक्चर है लीफ जैसा, इसे बोलते हैं पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज भी दो तीन तरीका बहुत इंपॉर्टेंट जूस क्रिएट करता है जो कि स्मॉल इंस्टाइन में जाके मिलता है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है अक्सर कि ये आपका स्टमक के बगल में है, इसके सारे जूस स्टमक में जाते होंगे वहीं पर डाइजेशन होता है। नहीं, स्टमक में भी कुछ जूसेस होते हैं लेकिन वो जूसेस स्टमक का खुद का होता है, कहीं बाहर से नहीं आया होता। स्टमक की वॉल पे बहुत सारे जूसेस खुद बनते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन लीवर से बना हुआ जूस यहाँ पर गाल ब्लैडर में सेफ होता है। पेंक्रियास से बना हुआ जूस और प्लस गाल ब्लैडर में सेफ जूस दोनों जाता है स्मॉल इंस्टाइन में। इसके अलावा स्मॉल इंस्टाइन के पास खुद के भी बहुत सारे जूसेस अंदर बनते हैं। ठीक है। तो ये सारे कुछ ग्लैंड्स थे और जिन जिन ग्लैंड्स से जूस सीक्रेट होता है उसे हम बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करने वाले ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, अब यहाँ तक हमने बात किया कि डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं, ऑर्गन के सिवा कौन कौन से ग्लैंड हैं जो हेल्प करते हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या रोल है और स्पिंचर का क्या रोल है। अब इसके आगे हम डाइजेशन को देखेंगे कि किस तरीके से फूड कहाँ कहाँ जाता है और वहां पर क्या चीजें कन्वर्ट होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है जिससे आपको क्लियर नजर आ सके कि कौन सा ऑर्गन किससे जुड़ा है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपको अच्छे से दिख सके। इससे पहले मैं एक डाउट आपको और क्लियर करना चाहती हूँ। मे बी पॉसिबल आपको डाउट हो सकता है कि हमने बताया कि ये जो स्मॉल इंस्टाइन होती है वो लगभग 6 मीटर की होती है और ये जो लार्ज इंस्टाइन होती है 1.5 मीटर की होती है। ये लेंथ में इतनी बड़ी होती है लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंस्टाइन। और ये लेकिन लेंथ में छोटी है फिर भी इसको हम बोल रहे हैं लार्ज इंस्टाइन। ऐसा क्यों?
देखिए, ये जो स्मॉल इंस्टाइन और लार्ज इंस्टाइन नाम है, ये इनकी लेंथ को देख के नहीं रखा गया है, ये इनकी थिकनेस को देख के रखा गया। आप समझिए कि स्मॉल इंस्टाइन अगर इतना छोटा पाइप जैसा है, ये इसकी थिकनेस, तो लार्ज इंस्टाइन कुछ इतना मोटा है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए इसको स्मॉल इंस्टाइन और इसको लार्ज इंस्टाइन बोला जाता है। तो स्मॉल इंस्टाइन एंड लार्ज इंस्टाइन थिकनेस को देख के रखा गया है, लेंथ को नहीं। इतना क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हमारी माउथ में फूड आता है और फूड को क्या होता है, इंजेस्ट होता है। उसके बाद हम डाइजेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ होता है। फूड हमारा माउथ में आया, माउथ में आपने च्युइंग किया, प्लस माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स, जिन ग्लैंड्स की मैंने बात किया था। अब इन सलेवरी ग्लैंड्स ने कुछ जूसेस सीक्रेट किए। वो जूस क्या है, अमाइलिक एसिड। अमाइलिक एसिड का क्या काम होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, जिसकी मैं बात कर रही थी ऊपर कि आपको फूड बहुत अच्छे से च्युइंग करके खाना चाहिए, जिससे कि आपका स्टार्च अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपके स्टार्च का डाइजेशन यहीं पर होता है। समझ आ गया? ओके। अब आपका फूड ये माउथ से स्टार्च का डाइजेशन हुआ, देन आफ्टर ये ऐसे होते हुए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये फूड पाइप में आया, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते होते फूड हमारा कहाँ गया, स्टमक। ओके। अब इस स्टमक के अंदर नियरली 4 to 5 आवर फूड रहेगा इसी स्टमक में, और यहाँ स्टमक के वॉल में बहुत कुछ सारे ग्लैंड्स हैं जो कि जूस बनाते हैं। कौन कौन सा जूस सिक्रेट करते हैं ये आपका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में HCl को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, म्यूकस नाम का एसिड होता है, और तीसरा पेप्सिन। देखिए, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन जो भी होता है फूड में उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन का काम क्या है कि फूड में जो भी प्रोटीन है उसे वो डाइजेस्ट करता है, एंड HCl का काम है कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह को डाइजेस्ट करता है, एंड म्यूकस का काम होता है कि ये हमारी जो स्टमक है उसका मेनली काम क्या है, ये जो स्टमक की वॉल है वो भी तो आपके मस्कुलर ही है ना, मांस से मिलके बना है, तो इनकी वॉल जले ना, इस चीज को मेक श्योर करता है। मतलब आपने कुछ ऐसी चीज खा ली जिसमें बहुत जलन है, बहुत एसिडिक है, तो इन सब चीजों से वो क्या करता है, स्टमक को हेल्प करता है उसे सेफ रखने में। जिस भी इंसान में अगर म्यूकस की कमी हो जाती है, म्यूकस एसिड की, तो उसे अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? और अल्सर की प्रॉब्लम होने से क्या हो जाता है कि आपके स्टमक में और स्टमक से होते हुए फूड पाइप में छाले से पड़ जाते हैं, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपके स्टमक में शायद म्यूकस की कमी है, या फिर ये और भी कारण से हो सकता है, लेकिन उनमें से एक ये है कि म्यूकस की कमी होना। अगर म्यूकस एसिड की कमी है, इसका मतलब आपकी स्टमक के वॉल को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे आपका स्टमक की वॉल जल रही है। समझ आया? उसके बाद फूड हमारा 4 to 5 आवर यहीं पर होता है और पार्शियली डाइजेस्ट होता है। पूरी तरीके से अभी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है। अब देखिए, ये यहाँ पर भी स्पिंचर लगे हुए हैं। जब यहाँ पर फूड 4 to 5 आवर रह लेगा, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंस्टाइन में। मूवमेंट वही रहेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही जाएगा और वो स्मॉल इंस्टाइन में चला जाएगा। अब ये हमारा लीवर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, हमारा लीवर है। वेट, इस लीवर से कुछ जूस सीक्रेट होते हैं, मैंने बताया था, जैसे बाइल नाम का एक जूस सीक्रेट होता है। ये बाइल नाम का जो जूस होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और यहाँ से जो भी जूस यहाँ से सीक्रेट होता है, निकलता है,
वो पहले यहाँ गाल ब्लैडर में आके सेफ होता है। यहाँ पर ये गाल ब्लैडर नहीं बना था डायग्राम में, तो मैंने अभी यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया है। इस गाल ब्लैडर में आकर के सेफ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, पैंक्रियास। इस पैंक्रियास में से भी जूस सीक्रेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 जूस बनते हैं। वो उसमें से सबसे पहला जूस है लिप्सिन। इस लिप्सिन का वर्क क्या होता है, फूड में जो भी फैट है उसे डाइजेस्ट करना। सेकेंड नंबर पे अमाइली। अमाइली का यूज होता है जो भी फूड में स्टार्च है जो बचा रह गया मुंह में आपके च्युइंग करने से, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करना। थर्ड है हमारा ट्रिप्सिन। इस ट्रिप्सिन का हेल्प होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। मतलब स्टमक में तो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, लेकिन सारा डाइजेस्ट हो गया हो ये तो जरूरी नहीं। तो ये भी जो जूस निकलते हैं वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं। अब ये सारे जूस जाते कहाँ हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, स्टमक में नहीं जाते हैं। ये सारे जूस जाते हैं स्मॉल इंस्टाइन में। समझ आ रहा है। इस स्मॉल इंस्टाइन में ये जूस मिक्स होते हैं और फूड को और ज्यादा डाइजेस्ट किया जाता है, उसे सॉल्यूबल बनाया जाता है। ओके। और ये सारे जूस मिलने से ये इसके अपर पार्ट में, मतलब थोड़ी दूर तक में फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद धीरे 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 ये बात को कवर करते हुए फूड जाता है इसके स्मॉल इंस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में। अब इस नीचे वाले पार्ट में इस स्मॉल इंस्टाइन के खुद भी बहुत सारे जूसेस होते हैं जो कि फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर फूड का स्मॉल इंस्टाइन में कंप्लीट, यहाँ तक आने तक कंप्लीटली डाइजेशन हो चुका होता है। और यहाँ पर डाइजेशन के दौरान क्या चीजें बनती हैं, फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका शुगर में, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल शुगर। ओके। और फूड आपका जो भी प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में कि हमारा प्रोटीन किस चीज में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल शुगर में। और यहाँ पर होता है डाइजेशन का पूरा काम फिनिश। तो डाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ, माउथ में हुआ, स्टमक में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। यहाँ डाइजेशन का काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जो कि उस फूड में जितना भी, उस डाइजेस्टेड फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट होता है या फिर बॉडी को जितने की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी में फ्लो हो रहे ब्लड में मिला देता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट को वेरियस पार्ट सेलों में जाएगा और सेल वहां पर क्या बनाएंगे, इससे एनर्जी, प्रोटीन, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड चीज होती है वो यहाँ के थ्रू आ जाती है, किसमें, लार्ज इंस्टाइन में। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। अभी तक के रिसर्च में जब जहाँ तक साइंस पहुंचा है, बॉडी में इसका कोई भी ऐसा यूज नहीं मिला। अपेंडिक्स का कोई भी यूज नहीं होता बॉडी में। आल्दो कि ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लीजिए फूड यहाँ से इस रास्ते से जा रहा है और गलती से थोड़ा बहुत फूड का पार्टिकल यहाँ फंस गया तो आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। तो इस चीज का बॉडी में कोई भी काम नहीं है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका कोई भी वर्क नहीं है, तो आप कह सकते हैं अपेंडिक्स। ठीक है।
फिर फूड लार्ज इंस्टाइन में होता है। अच्छा, लार्ज इंस्टाइन में ना ही उसके खुद के कोई एंजाइम्स, ना ही खुद के कोई जूस होते हैं, ना ही कहीं से आके मिलते हैं, क्योंकि फूड डाइजेस्ट हो चुका है। तो यहाँ किसी भी जूस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फूड किस जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसमें से साल्ट एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। साल्ट एंड वाटर को ये एब्जॉर्ब करके यहाँ पर बॉडी में वापस भेज देता है, जो भी आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें भेज देता है। और यहाँ पर पूरे इस रास्ते में यही काम होता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, सेमी सॉलिड आप बोल सकते हैं, सेमी सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है, जो कि टेम्परेरी इस रेक्टम में आके सेफ होता है। और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जब यहाँ पर ज्यादा ये चीज हो जाती है, तो बॉडी से ये एनएस के थ्रू सिक्रीट हो जाता है, बाहर क्या करते हैं, इसको बाहर भेज देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं इजेस्चर। आई थिंक आपको यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से फूड कहाँ कहाँ से गुजरता है, और फूड डाइजेशन में किन किन चीजों का हेल्प होता है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें हेल्प करते हैं, और क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और है जिसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और चैनल पे अपलोड भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी गई है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन। बाय बाय।